नमस्कार दोस्तों, हमारे चल रहा है रीच टू एडोलसेंस या फिर युवा किशोरावस्था की ओर, जिसमें हम पहले इसके कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षणों की बात करें तो उसमें जो गौण लैंगिक लक्षण है वो कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उनकी वजह से उत्पन्न होते हैं, जिसमें उनके चेहरे पर बालों का आना बॉयज़ के, और गर्ल्स के साइड में और प्यूबिक क्षेत्र में बालों का आना, जिसकी वजह से उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन आते हैं। और उनकी वजह से होता क्या है, जैसे कि एक सामान्य से लक्षण की बात करें तो बॉयज़ में दाढ़ी मूंछ आते हैं इस वजह से, और साथ में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों बहुत अपन कह सकते हैं प्यूबिक क्षेत्र में बालों का आना। ये इनके कुछ गौण लैंगिक लक्षण हैं। वैसे तो काफ़ी विस्तृत होता है इसके कंसेप्ट को अपने समझ पाना, तो ये गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, इनकी सहायता से उनके बारे में हमें पता लगता है। अब इसमें हम देखते हैं कि बॉयज़ में कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा, और इनमें होगा एस्ट्रोजन। इसकी वजह से इनमें दोनों में ही अलग अलग लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन इन दोनों ही स्थिति में इनको कंट्रोल करेगा हमारा पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन पिट्यूटराइन। ये हार्मोन इनको नियंत्रित करेगा, क्योंकि वैसे भी ये पिट्यूटराइन हार्मोन 13 हार्मोन्स का एक समूह है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि जनन का कार्य में जो प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका है। अब इसमें हार्मोन्स का मेन रोल किस तरह से होता है कि इसमें कुछ रुधिर प्रवाह से ये पहुंचते हैं, जितने भी हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इसका वीडियो भी उपलब्ध है आपके लिए। तो ये जो भी हार्मोन होते हैं वो अपने विशिष्ट भाग तक पहुंच करके और अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं जो वृषण और अंडाशय, ये दोनों ही लैंगिक हार्मोन, जेंट्स में वृषण और मादा में अंडाशय, ये क्या करते हैं, लैंगिक हार्मोन का स्रावन करते हैं, यानी लैंगिक हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। और इनसे ही लैंगिक लक्षण आगे दिखाई देते हैं, और इन्हीं के द्वारा, और इसके ऊपर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण तो है ही, लेकिन इसके अलावा इनके क्या क्या इनमें परिवर्तन होंगे। जैसे इनमें टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के कारण इनमें शुक्राणु का बनना प्रारंभ हो जाएगा या स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसमें अंडाणु का बनना प्रारंभ हो जाएगा यानी कि oogenesis। ये दोनों क्रियाएं इसमें प्रारंभ हो जाएंगी, और फिर इनमें परिपक्व होगा। तो इसमें ये जो हार्मोन्स हैं हमने दोनों के देख लिए, इसमें टेस्टोस्टेरोन है और इनमें एस्ट्रोजन है। तो ये हार्मोन, इनके जो लक्षण हैं उनको सबको प्रभावित करता है, उसकी वजह से उनके लक्ष्य स्थल पर जा कर के, और ये इनको यौवनारंभ के समय ये शरीर के परिवर्तनों को उद्दीपित करते हैं। अब इसके बाद जब हम इस कहानी में पढ़ रहे थे प्रारंभ से ही कि पहेली और बूझों के जो मन में सवाल देखते हैं इसमें कि मानव में जनन काल की अवधि क्या होती है। वैसे तो इसमें ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुरुषों में ये स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। जैसे देखिए, स्त्रियों में जो जननावस्था है वो उसका प्रारंभ 10-12 वर्ष की, इससे थोड़ा सा इस तरह से, जैसे फीमेल में 10 से 12 वर्ष की अवधि से शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष की अवधि तक ये रहता है, यानी कि अंडोत्सर्ग या फिर oogenesis की प्रक्रिया। जबकि पुरुषों में ये एक बार मेल्स में स्टार्ट हो गई 10-12 साल की अवस्था में, तो ये लाइफ टाइम तक कंटिन्यूड रहता है, इसमें कभी भी कोई ऐसा अंतराल नहीं आता है। और इस अवधि में होता क्या है कि 28 से 30 दिनों के बीच में
30 दिन का काल रहता है, उसको कहते हैं हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड या एमसी पीरियड। तो उस दौरान अंडाशय गर्भाशय की दीवार में आकर के रुकता है और लगभग 24 घंटे तक वो अपने निषेचन का इंतजार करता है। उसके बाद उसका अपने आप में विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। इससे फिर और उस दौरान इसकी सारी प्रक्रिया हमारे एक वीडियो में और भी है, आप देख सकते हैं, 10वीं क्लास का है, तो इससे नेक्स्ट टेबल मान लीजिए उसको। तो इससे क्या होता है कि जब गर्भाशय की दीवार तैयार होती है 11 से 14वें दिन तक, इस दौरान वो गर्भ धारण के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है और उसमें अंडाणु निषेचन के बाद स्थिर हो जाता है और वहीं पर उसका विकास होता है। यानी कि उसमें धीरे 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 कोशिकाओं का गुणन होगा, जैसे 2 से 4, 4 से 8 और फिर 16 वाली अवस्था आ जाएगी और 16 से 32 और 64 वाली अवस्था में उसमें फिर अंदर की तरफ ब्लास्टुलेशन या गैस्टुलेशन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये स्थिति कहलाती है रजोधर्म वाली, जब अगर निषेचन नहीं हो पाता है तो। सामान्यतः इसकी 28 से 30 दिन है और ये लगभग 45 वर्ष तक की आयु तक या लगभग कुछ में 50 वर्ष की आयु तक भी ये होता रहता है। इसे कहते हैं रजोधर्म या रजो निवृत्ति। ये ऋतुस्राव किसी किसी में जो अनियमित होता है तो उसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही। तो अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं, पहले इसको थोड़ा आप चाहें तो नोट करें, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही हैं ये। अब हम देखते हैं कि संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि किसी ओझा से या फिर किसी शाणे से, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, जो कुछ ऐसे झाड़ फूँक का काम करते हैं उनके लिए कि भाई उससे हमने तावीज़ बनवाया और बच्चा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपन जब 8वीं या 10वीं के स्तर पर विज्ञान पढ़ लेते हैं और फिर इन्हीं बातों में जा कर के पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई बेकार गई। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जब स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन होता है और मादा में अंड जनन होगा, अब इस क्रिया में होगा क्या कि वास्तव में हम कह सकते हैं अगुणित कोशिका के रूप में 22 + X और Y, यानी कि ये फॉर्मेशन होती है पुरुष में और महिला में होती है 22 + XX, यानी कि लिंग निर्धारण के लिए महिला किसी भी स्तर पर उत्तरदायी नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, खूब पढ़ रहे हैं और सैकड़ों वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं विज्ञान में, लेकिन फिर भी जब एक स्टेज पर जाकर के हम ऐसी बेवकूफ़ी दिखाते ही हैं। अब इसमें क्या होगा, जब ये जो लिंग गुणसूत्र हैं इन्हें कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। अब इसमें जो शुक्र जनन की क्रिया होगी तो इसमें 2 प्रकार के स्पर्म बनेंगे, एक होगा X और एक होगा Y, जबकि इसमें अंड जनन की प्रक्रिया में जो ओवम बनेंगे दोनों ही बिल्कुल समान होंगे। अब इस स्थिति में होगा क्या कि जब इनका आपस में निषेचन होता है, मान लीजिए इसका इसके साथ में होगा, तो ये दोनों ही सेम हैं इसलिए फीमेल बनेगी, और इसके साथ निषेचन होने पर किसी का भी कर लो, दोनों वो रेशियो अलग अलग आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। इसमें ये मेल होगा। अब इसमें किसी भी स्तर पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी oogenesis की क्रिया में ये नहीं लग रहा है कि भाई इसकी वजह से लिंग निर्धारण हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं से ताबीज़ करवाना है, कहीं से कुछ करवाना है। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि संतति का लिंग निर्धारण होता है पुरुष के स्पर्म के आधार पर, ना कि ओवम के आधार पर। तो इस वजह से इनमें अनिषेचित अंडा जो होता है वो दोनों ही सेम होते हैं। स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, ये एक तरह से ये कह सकते हैं मादा के लिए उत्तरदायी है और ये नर के लिए उत्तरदायी है। अब इस स्थिति में हम कहें कि कोई ताबीज़ बांधने से परिवर्तन आ गया तो वो संभव ही नहीं है। तो इस तरह से ये शुक्राणु 2 प्रकार के होंगे और इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि महिला किसी भी स्तर पर बालक या बालिका के जन्म के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। तो इसमें
इतना ही है। आगे फिर अब इसको बिंदु को हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि लिंग हार्मोन के अतिरिक्त और कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि तो अपने 13 हार्मोन निकालेगी ही। ये मास्टर ग्लैंड है तो सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करेगी। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा थायराइड ग्रंथि, जो थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, हमारे गले के सामने स्थित होती है एच आकार की, और इसी की वजह से हमारे जो उपापचयी क्रियाएं वो सारी प्रभावित होती हैं, और इसमें कोई खराबी होने पर ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है। वैसे इसको काकास ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि की जब हम बात करें, यह हमारे वृक्क के ऊपर होती है, इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। अब अधिवृक्क ग्रंथि है, ये हमें थोड़ा सा एक एड्रिनलिन हार्मोन तो स्रावित करती है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, ये एड्रिनलिन हमें बताता है करो या मरो। अचानक में कभी सामने कुत्ता आ जाए तो उसको डराना है या वहाँ से 120 की रफ्तार पकड़नी है, ये बताता है हमें एड्रिनलिन हार्मोन। अब आता है हमारा अग्नाशय, जो पाचन तंत्र का एक भाग है, लेकिन ये हमारे लिए इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, जो हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखने का काम करता है। उसमें भी 3 हार्मोन होते हैं, वो 10वीं क्लास के वीडियो में आपके लिए चैनल पे उपलब्ध है अच्छी तरह से। और फिर वृषण से टेस्टोस्टेरोन, जो गौण लैंगिक लक्षण पुरुष के लिए निर्धारित करेगा, और अंडाशय से एस्ट्रोजन, जो महिलाओं के गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। लेकिन इन सब का नियंत्रण मास्टर ग्रंथि करती है, जो इनको कितना बढ़ाना है। उसके अलावा पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन भी स्रावित होते हैं, यानी हमारा शरीर कितना बड़ा होगा, यानी कि इसका स्वास्थ्य निर्धारित करेगा कि हम कैसे बनेंगे। अगर ये तंदुरुस्त है तो हम भी तंदुरुस्त होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पीयूष ग्रंथि में कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, कुछ परेशानी आ जाती है, तो वृद्धि हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आदमी एकदम से लंबा और विशालकाय हो जाता है। और इसमें कमी रहने पर या इसके हार्मोन कम हो जाने पर आदमी बौना हो जाता है। तो यही इस पार्ट में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कीट और उसके कुछ मेढक के जीवन चक्र में इन हार्मोन का क्या योगदान होता है। जैसे हम बचपन में हमारे स्वभाव कुछ होता है और बड़े होने पर कुछ होता है, तो वही हम मेढक के बारे में भी पढ़ेंगे कि बचपन में, यानी जब वो छोटा होता है तो वो पूर्णतः शाकाहारी होता है, लेकिन जैसे ही उसका कायांतरण होता है, यानी कि वो मेढक बनता है, तो पूरी तरह से मांसाहारी हो जाता है। वैसे एम्फीबियन में ऐसी ज़्यादातर विशेषताएं कुछ कुछ में देखने को मिलती हैं। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कायांतरण के बारे में। और आज के वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद।